कैलकुलेशन ऑफ En, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। En का मतलब होता है एनर्जी ऑफ या टोटल एनर्जी कह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी nth ऑर्बिट में कितनी टोटल एनर्जी है, इस बात का कैलकुलेशन यहाँ पर जो करना है। तो जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है। समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी होती है। तो अगर देखा जाए तो किसी में भी जो En है, किसी भी ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में En की जो वैल्यू है वो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बराबर है। अब सबसे पहली बात आती है काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल वही होती है हमारी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो बात है, तो ये बात हमें बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे, क्योंकि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग फोर्स फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में केवल अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ जहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है, आती है नेगेटिव आती है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होती है? जब दो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। ये दो पार्टिकल मान लीजिए, एक ही पार्टिकल है और एक ही पार्टिकल, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और आप जबरदस्ती इनको पास ला रहे हो, तो यू आर डूइंग सम वर्क on the system and that work is stored in the form of potential energy within the system. सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? पूरे दोनों पार्टिकल इंक्लूड है सिस्टम। तो अगर फिजिक्स की समरी, वर्क पावर एनर्जी की समरी बोले तो यही है, पूरी मैकेनिक्स की समरी भी यही है। सही है बात? इसी इसको घुमा फिरा के लोग अपना जो है डबरू बजा बजा के अपना काम चला रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी मैकेनिक्स की समरी वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी से हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है मैकेनिक्स। और वर्क पावर एनर्जी की समरी ये थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे फील्ड या फोर्स पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी U है तो फोर्स को फाइंड किया जा सकता है -du/dr। ये वो फोर्स है जो फील्ड अप्लाई कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल हो सकती है, या वो और भी कुछ हो सकती है, डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फील्ड है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। सही, ये सब बातें इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो अगर कभी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे देगा तो फोर्स फिर -du/dr करके ही निकालेंगे, फिर k q1 q2/r² नहीं रखेंगे फोर्स की जगह। फिर यहाँ से फोर्स निकाली जाएगी। आईटी में ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है ना? फिजिक्स में आया है, लेकिन इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आया। लेकिन अब आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बात तो एक ही, ठीक है, ये अपनी मॉडर्न फिजिक्स की एक तरीके से। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, जिसमें एक तो न्यूक्लियस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। बताइए इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो यहाँ पर रिफरेंस जो है पोटेंशियल एनर्जी का इन्फिनिटी पे लेते हैं। इन्फिनिटी पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। अब वो पास आएंगे एक दूसरे के और पास आएंगे, तो 0 से कम होगी तो नेगेटिव में जाएगी ना। तो ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है अट्रैक्टिव सिस्टम में। आप इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है k q1 × q2/r।
ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है। आप चार्ज जो है ना Q1 Q2 इनको साइन के साथ पुट कर दो, क्या साइन के साथ पुट कर दो, लफड़ा खत्म। अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है में कोई लेने देना नहीं है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी साइन के साथ होती है, चाहिए न्यूक्लियस पे चार्ज Ze का पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E का नेगेटिव था। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा कि नहीं, तो ये माइनस आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो KZE into E upon R, this must be equal to half mv square। KZE square upon R, this must be equal to half mv square। Getting my point? बात समझ में आ गई? तो आप इसको लिख सकते हैं कि KZE square upon R। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर क्या है, हाफ mv स्क्वायर है। अभी इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, याद करिए, बोर का जो सेकंड पोस्टलेट था उससे हमने बनाई थी, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है mv स्क्वायर बाय r के बराबर था। r से r का काम 35, तो यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई KZe स्क्वायर अपॉन R। बोलो ये वैल्यू अपन उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, सही है। और ये वैल्यू अपन जैसे पुट करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं हाफ KZe स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी अगर माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 KZe स्क्वायर अपॉन R। ध्यान से देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशनशिप आ रहा है, क्या रिलेशनशिप आ रहा है? देखिए सबसे पहला रिलेशनशिप है टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। दूसरा रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो इस तरीके के रिलेशनशिप आते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ चुका है कई बार, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ चुका है ना, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है किसी। यहीं पे एक और भी बात आती है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मान के डिराइव की गई है, ये पोटेंशियल एनर्जी ये मान के डिराइव की गई है इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट पे 0 नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इसमें उसको ऐड कर दें। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। भाई फंडामेंटली अगर चीजों को देखें तो जहां से हमने उसको 0 लिया है वहां पर वो कुछ और है, कोई बात नहीं, उसे ऐड कर दो, सही है। तो बस और तो कुछ नहीं। लेकिन हम जब भी कोई बात करते हैं तो उसको 0 मान के ही बात करते हैं, ध्यान रखिए। तो ये हमारी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, यानी En का एक्सप्रेशन आ गया। ये टोटल एनर्जी ये हमारी En हाफ KZe स्क्वायर अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत नोट करिए फटाफट।
अब इसके बाद जो हमारी ई एन का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ई एन की वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू है, अभी जो डिराइव्ड वैल्यू वो निकाल लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए। अभी यहीं पे अगर अपन बात करें इज इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो 1/2 इनटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बताओ भाई मोहन, आर की वैल्यू क्या है, घर पे जाके पढ़ते नहीं, पीछे क्या देखें बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू याद होनी चाहिए वैसे 13 के स्टूडेंट, 11 के स्टूडेंट को नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-4 बार करेगा तो याद हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा 1/2 के जेड ई स्क्वायर इनटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। केवल ये 2 जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा बस, बाकी यहाँ पे कोई कैंसिलेशन हो रहा है और किसी का नहीं, तो ये -2 के स्क्वायर के जेड स्क्वायर के स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर इनटू ई की पावर 4, बोलो ई की पावर 4 इनटू पाई स्क्वायर इनटू m divided by n square into h square। ये en का आपका एक्सप्रेशन आता है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर केवल 2 टर्म है, एक जेड स्क्वायर वाला और एक n स्क्वायर वाला, बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है, तो बाकी सब यहाँ कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर en को लिख सकते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। या यूं भी कह सकते हैं कि जो en का मॉड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या होगी, इसको केशन, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इसको ओ बोलते हैं। बताइए इनके लिए वैल्यू क्या होगी, तो पहले की तो हो जाएगी -13.6, दूसरे की क्या होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे सारी वैल्यूज। फिर m की क्या होती है -1.5। अरे निकाल लो ना, यहाँ पर 1 रखो और यहाँ पर जो है n स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर को 1/9 हो गया ना,
हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 है, into 13.6 करेगा, 13.6 into 1/9, 1.5, 1.5 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ की 0.85, फिफ्थ की 0.5। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये भी याद होना चाहिए। और सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1.89। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड और फोर्थ के बीच का होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब क्या है, हमारे जो लेवल पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो शीट में क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये डेटा पता होना चाहिए, है ना? वैसे तो हम इसको कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें हाइड्रोजन एटम के लिए इस डेटा का पता होना चाहिए। बोलो सही है? तो हमें हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल। अब इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट काम आता है, और वो काम ये है कि अगर दो हमारे एनर्जी लेवल है, तो उन एनर्जी लेवल के बीच में अगर कोई ट्रांजिशन होता है, तो उस ट्रांजिशन में फोटोन एब्जॉर्ब हुआ या एमिट हुआ, वो डिपेंड करता है एक्साइटेशन हुआ या डी एक्साइटेशन हुआ। लेकिन जो फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट हुआ, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, ये बात जो है हमें पता करनी होगी, सही? लेकिन कैलकुलेशन ऑफ wavelength of emitted या wavelength of photon calculation of wavelength of photon involved in the transition between two energy levels. कोई भी दो एनर्जी लेवल है, उनके बीच में अगर कोई फोटोन इन्वॉल्व है, तो उसकी हम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? तो लेट्स सी, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, और यहाँ पर हमारा की कोई EL लोअर एनर्जी लेवल है, N1 जिसको हमने बोला, और यहाँ पर हमारा कोई E हायर एनर्जी लेवल है, जिसको हमने N2 बोला। यहाँ पर कोई N1 एनर्जी लेवल है और यहाँ पर कोई N2 एनर्जी लेवल है, और इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। और इस ट्रांजिशन को हमें पता लगाना है कि अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर गया तो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ होगा, बोलो, है ना? इसको बोला एक्साइटेशन। और अगर ऊपर से नीचे आया तो ये फोटोन रिलीज हुआ होगा, इसको बोला डी एक्साइटेशन। हालांकि अगर इस ट्रांजिशन को देखा जाए तो जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है वही फोटोन इमिट भी हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर जो है ये अगर HNU का है तो ये भी HNU का है। अब यही बात है, इस फोटोन की हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो उसको वेवलेंथ से निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि भाई डेल्टा E, यानी दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो E हायर माइनस E लोअर है,
और यही डेल्टा ही एच सी बाई लैम्डा के बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। बोलो तो यही आपके एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा, है ना, एच सी बाई लैम्डा होगा। अब ई एच की वैल्यू बेटा कितनी है, तो यहाँ पर अभी पेपर में निकाला था, तो -2 k स्क्वायर जेड स्क्वायर इनटू e की पावर 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर इनटू h, ये h प्लांक कांस्टेंट है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 k स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 इनटू पाई स्क्वायर m अपॉन n1 स्क्वायर इनटू h। इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, तो वो कॉमन आप बाहर जाइए। तो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो इसको आप बाहर ले आइए, तो ये आ जाएगा 2 k स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m इनटू z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अच्छा ठीक ठीक, h स्क्वायर ठीक, h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी एच सी बाई लैम्डा की है, हमको चाहिए लैम्डा, तो ये आ गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 k स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन h क्यूब इनटू c इनटू z स्क्वायर 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस। अबे हाँ मैं सही अप्लाई जब क्या आई थी तो मुझे पता है ऐसे तो मुझे पता है वो चीज मैं तुम जो साइड पे मुझे ऐसा पता है इसके अलावा कि मुझे वो है जो है उसके न्यूज़ पेपर में दिखा था वहां से यार पुराने वो आईडी में आता आईडी तो मैं देखना चाहता हूं वो सेंस क्यों मरा कर कैसे चलिए हम ये बात है तो मर गया था वो भी तो मर गया था सीआईडी में था सीआईडी
अंडरटेकर मर गया, अगली दिवाली फिर निकलेगा वो मटके में से। हमारा है ना उसको उसमें कमरे में बैठा दिया और सुला दिया था, कितने नाटक होते कितने दिनों तक पहले बहुत। अरे कवर वो तो बेच करता है, आप सोशल मीडिया आज से वापस निकाल दे। हाँ, वो ठीक है, एक मॉडल मीडिया नहीं कर सकता। एक पट्टे मार दे क्या बात है उसके साथ एक बनाना होता है। हां नेक्फुली हां मैं पिछले बार आपको यह तुमको क्या लगता है इसका आंसर निकालोगे तुम? हाँ? एक्चुअली में क्या है, बोर से 5 साल पहले रिटबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था। हां उसमें यूज होता था नहीं ना रिटबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था। उस रिटबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है एक कोरिलेशन दिया था। कोरिलेशन मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई थ्योरी नहीं थी, कुछ नहीं था। उसने बताया कि जो वेवलेंथ निकलती है लैम्डा, वो एक्चुअली में RH into Z स्क्वायर into 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर होती है। लगभग सेम फार्मूला, सिमिलर फार्मूला बोर ने डायरेक्ट किया, लेकिन उसने इतना बड़ा झाड़ फूंक पंडाल कर दिया। ठीक है, बाद में देखा गया इसकी वैल्यू और RH की जो रिटबर्ग कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। हाँ, तो बाद में ये देखा गया कि इसकी वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है और इसकी भी वैल्यू बाद में निकालने में यही आती है। सही है, तो एक्चुअली में रिटबर्ग के काम को किसी तरह बोर ने कॉपी किया ऐसा लोग मानते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ऐसा, लेकिन लोगों को ऐसा मानना है कि 5 साल बाद उसमें एक फॉर्मूला निकल और ये फॉर्मूले में इतने सारे झाड़ फूंक वाले कांस्टेंट है और ये क्या यहाँ इत्तेफाक है कि इन कांस्टेंट की वैल्यू RH के बराबर आ जाए? नहीं, ये एक सोची समझी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, साजिश नहीं है। इनको हर चीज साजिश ही नजर आती है, तो ये एक सोची समझी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं? और ये कैलकुलेशन जो है किसी काम की नहीं है हमारे लिए, ये भी बता दूं, है ना? अगर आपसे मैं पूछ दूं कि लैम्डा निकाल दो, तो ना तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना ना उसको करना है, क्योंकि उससे भी आंसर नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, किसी भी नहीं आएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन करते हैं और पता लगाते हैं कि आंसर कैसे निकालते हैं। है ना? है ना? ना इससे निकालते हैं ना इससे निकालते हैं, जिसने इससे निकाला वो फाइल क्या करता मामला 35 3 घंटे में सिर्फ यही क्वेश्चन होगा। हाँ, तो इसको याद तो ये तो बताया कि भाई 3 घंटे में केवल एक ही क्वेश्चन हो पाएगा और उसका भी आंसर नहीं आएगा। अब इधर लिखिए, लिखिए क्या, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। ये सब हाथी के साथ दिखाने के वही आंसर किसी और तरीके से निकलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैलकुलेटर लेके तो आप आंसर निकालोगे हर क्वेश्चन का, लेकिन आपका आंसर फंस जाएगा। कब? आपका आंसर फंस जाएगा कब? जब आप हाथ से निकालने पे होगा। और हमको तो भैया आईटी पेपर में हाथ से निकालना जो कुछ निकालना, कैलकुलेटर से निकाल के कुछ नहीं होना है। समझ में आया कि नहीं? अपने हाथ से बिल्कुल आंसर निकाल के गोला भर के आना है, तो गोला भरने के लिए क्या होनी चाहिए? समझ आया? हमारे टेस्ट सीरीज में जो पेपर आंसर शीट होती है उसमें इतना बड़ा गोला होता है, इतना बड़ा, जिसको भरने से प्रैक्टिस हो आपकी दिन चला। सर एक लड़का सर पिछले साल में एडवांस दे रहा था, उसने कहा केमिस्ट्री पेपर गोला भर रहा था, उसमें से एक गोला ब्लैंक्स हो गया,
सारे आंसर लैग लगे। ऐसे लोगों को हम जो है सहानुभूति के साथ बताना चाहते हैं कि वो टेस्ट पेपर लगातार दे, और वो लोग बेवकूफ नहीं है जो दूसरों के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। समझ में आया नहीं? डिफरेंट डिफरेंट जगह के पेपर लगाने से ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन का आपको डेप्थ पता लगता है, और डेप्थ के साथ आपका जो है प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि सारे की वो मार्कशीट अलग अलग होती है। तो अलग अलग वो मार्कशीट में आपको पता लगता है कि भाई इसका ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है। तो इस तरीके से अगर अपन काम करें तो हमारा काम ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो ठीक है, कुछ बहुत ही सयाने लोग होते हैं, हम उनकी बातें नहीं करना चाहते। एडवांस में बता दीजिए। ऐसे ही होता है, एडवांस का नाम ही उन्होंने एडवांस रख दिया है। प्रेशर से सुधार। आधा पेपर तो आदमी आता हुआ गलत कराता है प्रेशर की वजह से। आपको पता है इंजीनियर बनने के लिए क्या बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होती है? हार्डवर्क वाले लेबर कहलाते हैं इंडस्ट्री में। क्या बोले जाते हैं? लेबर। आपको बनना है इंजीनियर, तो फिर लेबर और इंजीनियर में कोई डिफरेंस हो? कोई डिफरेंस हो? उसी डिफरेंस को काटने का प्रयास कर रहे हैं कि वो डिफरेंस आपको समझ में आए। वो क्वेश्चन आदमी कैलकुलेटर से बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन से आधे दिन में भी कर सकता है, और उसी क्वेश्चन को अपन जो है चंद सेकंड्स में तो क्वेश्चन पढ़ ही पाओगे, चंद मिनटों में भी कर सकते हैं अगर हमारा कैलकुलेशन तेज है तो। आता सबको है, नंबर नहीं आते। पूरे कोटा की प्रॉब्लम में 95% हो गई। आता है, नंबर नहीं आते। कल हमने एक पोस्ट किया अपनी फेसबुक, कहीं से वो आ गया, वो जेई स्टोरी एक है, देखना हमारी टाइमलाइन में, पढ़ना, उसको अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने उसमें कमेंट भी किया है, कालिदास ज्ञान के साइड इफेक्ट। कालिदास और कालिदास ज्ञान के बारे में उसमें आप फेसबुक पर पढ़िएगा तो मिल जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात समझिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर टाइम से आना चाहिए और विद इन सेकेंड्स आना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द emitted photon if an electron jumps from fourth energy level to first energy level in hydrogen atom, यानी कि Z की वैल्यू 1 दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारीगरी है। कारीगरी एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालो विवेक सिंह, तुम किसी तुर्रम भान से कम थोड़ी। तुमने 2 साल वाइब्रेंट में कोविड फुड़वाने के बाद तिवारा खुद वाइब्रेंट में नहीं चली है। मतलब तुम बहुत मजबूत टाइप के आदमी हो, काजू बादाम खा के फिंगर भी बहुत अच्छी खाना। तो फोर्थ एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। और बेचारे वाइब्रेंट वालों को रात में नींद नहीं आ रही कि उनके बच्चे हमारे एडमिशन क्यों दे रहे हैं। हम इतना पैसा ले चुके फिर भी पेरेंट्स से पैसा बच रहा है और हम और बाल बुझा के फालतू में दे रहे हैं। ये नहीं है उसको बात नहीं। बहुत सोली है, नींद नहीं आ रही। और ये बात तो वो भी जानते हैं। तो उनके पापों में बड़ा बढ़ चुका है, ये बात हो गई है। जो 4 ही टीचर है जो मतलब अच्छे से मेहनत से काम करते हैं, काम करके जो है कुछ रिजल्ट तक बच्चों को पहुंचा सकते हैं। वो आप सही कहते सर, वो वीजी सर नहीं है, वीजी जैसा सर, वो D1 में एक लड़का है A2 में, A2 का था उसके 3500 रैंक है, वो रिपीट कर रहा है, तो उससे बोलते हैं पिछले साल भी ये लिखा है ना, पूछते रहते हैं।
ऐसा बेस्ट बच्चे कम लोग ऐसा इंग्लिश करना है क्लाइमेट साइड बाकी लोअर वेव बैच के सिलेक्ट नहीं होते, माइग्रेट वाले वैसे भी छाप देते हैं, सिलेक्ट होना हो छापना हो नहीं। सर एक का छाप नहीं पा, मैंने रोल नंबर ही नहीं दिया, पीछे पड़े रहे। मैंने एडवांस का एडमिट कार्ड छुपा के रख दिया, पापा को भी देख नहीं दिया, आपने मेरे साथ दे दिया था इन्हें। नहीं छाप देते हैं तो है कि जो है अब आप बताओ A2 बैच के बच्चे की 3500 रैंक आई, A1 बैच के बच्चे की 1800, 9000 की रैंक नहीं है। 9001 की 1800 कुछ आएगा। देखते हैं किया उसी तरीके से मेरे पास फोन आया था कि आपको एडमिट कार्ड दे दिया, कहां से उठाते कहते हैं सालों तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया। ज़्यादा से पूरा आ गया तो लौड़ा मेरा जर्सी हो गया ये वो, मैं आ गया तो मैंने देखा ऑफिसर पड़ा हुआ था ये वो, सालों को कहते हैं सॉरी सर मैं कुछ नहीं किया जर्सी तो हम इधर बैठा उसे है अंदर बैठा उसे कहते सॉरी सर अगर उसे तो हम हाला वही सितंबर में जो हाला से भैया हमने देखे देखे मोटा में तो सब ये सुबह अच्छा नहीं क्या करे, कोटा आया है तो घर भी वापस नहीं जा सकता, वो उठा के कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नहीं क्या करे, कोटा आया है पड़ोसी वालों को बता के आया, पड़ोसी वालों को की तैयारी करने को उठा गए और उसे क्या बताए ना, वो बेचारा घर करा ना इधर करा, अब वो बेचारा क्या करे। तो इसीलिए तो बहुत सारे जो है लोग उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। लेकिन अब हम आ गए मार्केट अपन तो बिल्कुल श्योर काम करते हैं। देखिए इसको क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए हम इसको ना तो पिछले बताया किसी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे करेंगे तो उसके लिए आप लोग समझिए कि HC by lambda is equal to E higher minus E lower था। हाँ तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं 13.6 into z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। हम इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले से रखते हैं। ध्यान से देखिए कैसे आंसर निकालना कितना आसान है। यहाँ पर HC की वैल्यू 1240 अपॉन लैम्डा रखते हैं, ये HC की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है, यानी कि इसको 1240 अगर और एग्जैक्ट चाहिए तो 1238 ले लीजिए और एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन में इजी होता है तो इससे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से जब हम निकालते हैं तो ये एंगस्ट्रॉम में आता है कि नैनोमीटर में आता है। नैनोमीटर है ना, ये नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमेशा वेवलेंथ निकालिए। देखिए 1 मिनट में इतना बड़ा ये गुणाकार करने की कोई जरूरत नहीं है, दिक्कत रखते हुए समझ आया नहीं? भाई लोग तेरे काम नहीं करते हैं, इंजीनियरों की तरह काम। हाइड्रोजन एटम में रखा है, उसकी वैल्यू सो मालूम है 140 डायरेक्ट रख सकते हैं, करेक्ट। ऐसा ही लेकिन अब ये हाइड्रोजन के अलावा और ये यहाँ पे फिर उसको वो वाला ना हाइड्रोजन तो सी करिए। देखिए आप और अभी हमने आपको एनर्जी लेवल्स की वैल्यू बताई थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि अपूर्ण जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट कर लीजिए, है ना। मतलब ये जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू Hc by लैम्डा के बराबर कर दीजिए आंसर। अभी तो आप 90 के बाद और ये सब आ रहा था आंसर 9 से आ रहा था सर 97.25 नैनोमीटर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में बोला था। एंगस्ट्रॉम में बोला
चलिए कोई बात नहीं, मतलब अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी अगर एक चीज गलत हो जाए तो उसमें तुम्हारा पॉकेट नहीं बनना, दूसरे पे इसे सुन दो। नहीं हो रही, इसी से करो। ये धंधा का आप काम के लिए कैलकुलेशन अलग बता रखा है, वीडियो बना रखा है, आपने फेसबुक पे अपलोड कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, फिर भी तुम वही काम करोगे जो तुम्हें करना है। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? बाद में होता है ना, जो वाइब्रेंट एनर्जी में आ जाए वो विद्वान तो बनाई जाएगी उसको। कालिदास का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख है उसको कभी कुछ नहीं आएगा, आएगा। तुम विद्वान बनने का पोटेंशियल रखते हो, लेकिन अभी तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, जिस दाम पे बैठे हो उसी दाम को काट रहे हो। आ गया 1 मिनट में आंसर? यस सर। ऐसे निकालते हैं बबू आंसर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं? शाबाश। नेक्स्ट इसी में इसी का एप्लीकेशन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो बात मत करो यार, अपना कैमरा हो फिर बात करो। उसका माइक्रोफोन बोलते हैं, पता है कन्या स्टेशन पे अगर रेल की पटरी खटखट होती है तो उसकी आवाज आती है इसमें, हमको नहीं सुनाई दे रही, उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। वो तो ये करते हैं। आपको तो कहीं ना कहीं आपका आवाज नहीं आएगी, लेकिन आप कैमरे में सुनो अगर कभी बैठ के तो काफी डिस्टर्बेंस आता है। आपका एक खट्टे से बैठ करते हो तो उसमें बहुत कस के डिस्टर्बेंस है। जब कैमरा चालू है तो खटर पटर खटपट ना आवाज का। आजकल क्या इसमें लाइट नहीं आ रही, तो लाइट नहीं आ रही तो शाम वाली कहते हैं पढ़ लो। इन्वर्टर वाले कंपनी वाले तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें। हाँ, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन एटम में जितने भी पॉसिबल रेडिएशंस हो सकते हैं सबके कलेक्शन को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। all possible wavelengths, all possible wavelengths in hydrogen atom, when combinedly studied, then these are known as hydrogen spectrum. When combinedly studied, then these are known as hydrogen spectrum. तो ऐसे केस में ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाने जाते हैं। तो कैसे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को? तो यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइंस बनाते हैं। जैसे ये हमारी मान लो n = 1 को शो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है कि नहीं? तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, n = 1 होता है फर्स्ट ऑर्बिट। फिर ये सेकंड है, मान लीजिए n = 2। ये थर्ड है, n = 3। ये फोर्थ है, n = 4। ये फिफ्थ है, n = 5। बोलिए। और इसी तरीके से ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला n = ∞,
और उसके बाद उसके नीचे वाला n इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1 चल रहा है। इन्फिनिटी से अगर 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि अगर सारे 1 पे ट्रांजिशन आके डायरेक्ट गिर रहे हैं, है ना, तो अब इन्फिनिटी से डायरेक्ट 1 पे आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, इन्फिनिटी माइनस 1 से आएगा तो दूसरे टाइप का फोटोन निकलेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही बार कूदेगा ना, बार बार थोड़ी कूदेगा, एक बार नीचे आएगा ऊपर जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से बनाएगा तो एक फोटोन देगा, अगर ऐसा हो सकता है कि इन्फिनिटी माइनस 1 पे हो तो वहां से आएगा तो एक फोटोन देगा। हाँ, इसी तरीके से उसके नीचे से आएगा तो एक फोटोन देगा, 5 से 1 पे आएगा तो एक अलग फोटोन देगा, 4 से 1 पे आएगा तो एक अलग फोटोन देगा, 3 से 1 पे आएगा तो एक अलग फोटोन देगा, और 2 से 1 पे आएगा तो एक अलग फोटोन देगा। तो इन सारे जो 1 पे खत्म होने वाले रेडिएशंस है, इन सारे रेडिएशंस के कलेक्शन को बोलते हैं लाइमेन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमेन सीरीज। बोलिए, ठीक है। ये सारे हमारे फोटॉन्स हैं, इन सारे फोटॉन्स के कलेक्शन को लाइमन सीरीज बोलते हैं। फिर 2 पे अगर खत्म हो रहा है, जो 2 पे फिनिश होते हैं उनके पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बार्मर सीरीज। जो 3 पे आके खत्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चेन सीरीज। जो 4 पे खत्म होते हैं उनको ब्रैकेट, और जो 5 पे खत्म होते हैं उनको पी फंड, और जो 6 पे खत्म होते हैं उनको हम्फ्री। जानकारी के लिए है, 6 के बारे में कभी कोई पूछता नहीं है। सही है। अब यहां पर जो है, अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में ये वाली जो लाइन है जो इंफिनिटी से 1 पे आ रही है, इसको बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। ये वाली लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सही है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि लैम्डा फर्स्ट और लैम्डा लास्ट, लैम्डा फर्स्ट और लैम्डा लास्ट की वैल्यू निकालिए, बताइए कितनी आएगी लाइमन सीरीज की। We also